अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की आम खबरों और तज्जियों के साथ मैं हूँ आज 7 बजे में आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 7 रोज़ हो गए हैं, लेकिन भारत ज़बानी कलामी इल्ज़ाम और प्रोपोगेंडे के अलावा कोई सबूत फराहम नहीं कर सका। अलबत्ता अफवाज पाकिस्तान ने भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबूत आज दुनिया के सामने रख दिए हैं। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने आज शाम 6:30 बजे एक गैर मामूली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भारत में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द की गिरफ्तारी जाहिर करते हुए नाकाबिले तरदीद शवाहिद दुनिया के सामने रख दिए। अब्दुल मजीद नामी ये दहशतगर्द भारतीय फौज के मेजर संदीप वर्मा के साथ राबिते में था, जिसके नेटवर्क ने अब्दुल मजीद से पाकिस्तान में 4 वारदातें कराईं। DGISPR ने गिरफ्तार किए गए दहशतगर्द की एक रिकॉर्ड की गई ऑडियो कॉल भी मीडिया के सामने रखी। दूसरी जानिब भारत पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में इस वक्त तक दुनिया के सामने कोई सबूत नहीं ला सका है, जिस पर भारत में नरेंद्र मोदी पर तनकीद में भी शिद्दत आ चुकी है। BJP के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम ने नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह से कुर्सी छोड़ने का मुतालबा कर दिया है। दोनों मुल्कों में पाई जाने वाली कशीदगी पर हम और भारत की जानिब से रियासती दहशतगर्दी पर भी हम आज बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ कौन गेस्ट मौजूद हैं, पैनलिस्ट कौन है, मैं आपको बता देती हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं काशिफ रफ़ीक साहब। इसके अलावा वीडियो लिंक पर आप देख सकते हैं लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं नसीम सिद्दीकी साहब। मुझे लाहौर से ज्वाइन किया है मोहम्मद नौशाद अली साहब ने, और शहजाद अनवर फारूकी मौजूद हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से। वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। मैं नसीम सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ सर मैं आज आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहले तो सर यही कि आज जो सबूत हमने दुनिया के सामने रखे हैं, आप इस सारी पहले तो ब्रीफिंग को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये तो बड़े ही ठोस शवाहिद हैं। अब इनके बाद तो कोई बहस की गुंजाइश नहीं रह जाती है कि आया भारत तरंदाजी कर रहा है, मुख्तलिफ ममालिक में अपने लोगों को छोड़े हुए है, पाकिस्तान के अंदर उसकी इस तरह की लोग मौजूद हैं, दहशतगर्द मौजूद हैं जो वहाँ से तरबियत याफ्ता और ये सारी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। दुनिया के सामने आज सर हमने सबूत रख दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरह ये अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम में हुआ है, इससे पहले भी मोदी हुकूमत इस किस्म की साजिशें रचा चुकी है और हमेशा पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि पाकिस्तान एक बहुत ही जो है वो जिम्मेदार मुल्कों में उसका शुमार होता है और हमने हमेशा सबूतों के साथ जो भी हक़ाइक़ होते हैं उनको सामने रखे। कलभूषण उसमें सबसे बड़ी मिसाल है, जो भारत ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए उसको इस्तेमाल करते रहे। आज भी DGISPR ने बड़ी ही तफसीली ब्रीफिंग दी है और दुनिया को बताया कि भारत सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, लेकिन जिस तरह आपने देखा कि कनाडा में भी इनके खिलाफ सबूत मौजूद है, वहाँ पे भी इन्होंने दहशतगर्दी करवाई, कत्ल करवाए। अमरीका ये पूरी दुनिया में दहशतगर्दी कराते हैं और शोर मचाते हैं कि पाकिस्तान इनके मुल्क में दहशतगर्दी करा रहा है, जबकि इसके बरक्स DGISPR ने जिस तरह सबूत पेश किए और दुनिया में साबित ये बात की कि जो भारत है वो एक दहशतगर्द मुल्क है और इनकी जो रॉ है वो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी कराती है। और खास करके पाकिस्तान के इलाके बलोचिस्तान, सूबे बलोचिस्तान में हमारे पास बहुत सारे ऐसे सबूत मौजूद हैं जहाँ पे भारत का दहशतगर्दी के पीछे हाथ होता है, भले वो दिन के वक्त हो, रात के वक्त हो, जो भी मामला होते हैं उसमें भारत का हाथ मौजूद होता है। जी, भारत का हाथ बिल्कुल मौजूद होता है। लेकिन काशिफ साहब, इससे पहले हमने देखा था कि जितने भी ऑपरेशंस के सबूत हमने कभी दुनिया के सामने रखे, हमने हमेशा उसमें ये देखा और बताया कि रॉ जो है वो इसमें मुलव्वस होती है। लेकिन काशिफ साहब, अभी तो बराह रास्त इनकी फ़ौज मुलव्वस हो गई। ये मेजर साहब की ऑडियो हमारे सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं तो तवातुर से ये बात कहता रहा हूँ कि भारत रा और उसके पीछे इसराइल अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवा रहे हैं, इंसर्जेंसीज करवा रहे हैं। और मैं क्या कहूँ, उनके खुद अपने जो वुज़रा हैं, भारतीय वुज़रा, उन्होंने ये बात का यादा किया कि हमने लोगों को टारगेट किलिंग करवाई है और हम करवाते रहेंगे। अब वो टारगेट किलिंग कैसी हो रही थी उसका नेक्सिस आज जो है DGISPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये मामला शुरू हुआ सितंबर 2024 में और ये मामले का रैपअप हुआ 25 अप्रैल 2025 में। ठीक। अब सितंबर से लेके 25 अप्रैल तक जब ये मजीद नामी दहशतगर्द जो है पकड़ा गया, इसके दौरान टोटल 47 के करीब वारदातें हुई हैं और मुख्तलिफ जो है वो कैजुअलिटीज़ हुई हैं। उसमें फोर्सेस के ऊपर अटैक हुए हैं, उसके ऊपर ये कोशिश की गई है कि इनोसेंट लोगों के ऊपर अटैक किया जाए और इस तरीके से मामला किया जाए कि सेंसेशनलिज्म फैले और मीडिया के ऊपर वो न्यूज़ बने और उसको फिर मीडिया में फ्लैश किया जाए।
और ये नेटवर्क जो है ये सिर्फ ये नहीं कि कोई यहाँ सिर्फ पंजाब में था, ये नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक। ये वो ऑडियोज़ हैं जो बाकायदा बताई गई हैं, और वो दहशतगर्द जो मजीद नामी दहशतगर्द है जेलम से पकड़ा गया है जिसने ये सारी की। और जुल्म की बात ये है कि उस मजीद नामी शख्स ने चंद रुपयों की खातिर जो है ये सारा काम किया। उसमें अब जो जो कैजुअलिटीज़ हुई, जो जो हमारे फौज के जवान शहीद हुए या इनोसेंट जाने गई, जिस तरीके से अनसर्टनिटी फैलाई गई, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो मेजर जो संदीप वर्मा साहब हैं वो डिटाई से कह रहे हैं कि मैं कई सालों से दहशतगर्दी करता रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। अब जब इस सारे नेक्सिस को अनफोल्ड हुआ और ये सारा नेक्सिस जब पता लग गया कि ये सारा नेक्सिस पकड़ा गया है और ये बहुत जल्द ये चीज़ें जो उसके पाकिस्तान मंजरेआम पे लेके आएगा, तो अब मैं इस बात पे और क्लियर हो गया हूँ कि ये पहलगाम वाला जो सानिया है, जो वाक़या है, ये खुद भारत ने करवाया है, ताकि इससे पहले कि ये तमाम सबूत, ये तमाम दहशतगर्दी के वाक़यात जो है वो दुनिया के सामने आए, उससे पहले हम वावेला करना शुरू कर दें कि देखें जी पाकिस्तान ने ये काम किया। अब 200 किलोमीटर की जो सरहद है, अंदर जाके अगर कुछ लोगों ने जाके कोई दहशतगर्दी की वाक़या किया है पहलगाम में, तो फिर आप बताएं आपकी कहाँ पे वो सारी कोई एविडेंस कहाँ पे है, आपकी कोई चीज़ें कहाँ पे है, वो कोई सबूत नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो नॉर्दर्न कमांड के जनरल साहब जिनको इन्होंने अब गिरफ्तार किया है और वो उनको पहले हटाया गया है, वो कौन है? वो इंटेलिजेंस के सरबराह रहे हैं, वो वाइस चीफ रहे हैं। उन्होंने मना किया कि पाकिस्तान के खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, ये लैब्स जो है ये उनके अपने पार्ट पे है। अब इस तमाम सूरत को देखें तो भारत ने ये सारा भोंडा ड्रामा रचाया इसलिए है कि दुनिया को वो जो नेक्सिस है संदीप वर्मा का और मजीद का, वो नेक्सिस, वो सबूत, वो कैजुअलिटीज जब जाएंगी दुनिया के सामने तो भारत के पास दिफा नहीं होगा। और एक जुमला जो बात नसीम सिद्दीकी साहब ने की, यही माइंडसेट है कनाडा में इंप्लीमेंट हो रहा है, यही माइंडसेट अमेरिका में इंप्लीमेंट हो रहा है, और यही माइंडसेट दीगर ममालिक में इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने काशिफ साहब बात की कि ज़ाहिर है कि भारत ये नहीं चाहता था कि दुनिया के सामने उसके खिलाफ जो सबूत हमारे पास मौजूद हैं वो पहुंचे, लेकिन ये सबूत आज पहुंचे हैं। अब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी शहजाद फारूकी साहब, मुझे ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि ये सबूत जो अब हमने दुनिया के सामने रख दिए हैं, जिस तरह से ऑडियो प्ले करके दिखाई गई है, रैंक्स बताए गए हैं, मेजर के बारे में बताया गया है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि लाहौर से लेके बलूचिस्तान तक हमारे लोग मौजूद हैं, हम यहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और हम कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। फिर ये अब्दुल मजीद जो है इसका गिरफ्तार होना, हमारे पास मौजूद होना, इसके बाद आपको लगता है शहजाद साहब के भारत की सिफारती सतह पर कहीं ना कहीं पोजीशन जो है वो बहुत वीक हो गई है हमारी आज की इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। अच्छा देखिए, ये जो आज 7 बजे के पहले जो अभी थोड़ी देर पहले हुई एक प्रेस ब्रीफिंग ISPR की जानिब, ये अभी चूंकि एक इसको मीडिया जो है वो लोकल न्यूज़ के तौर पे ट्रीट कर रहा है, अनटिल अनलेस कि जब तक हम इसको बैनुल-अक़वामी सतह पे इसको उठाएंगे नहीं, इसको मतलब जो इंटरनेशनल नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं मुख्तलिफ TV चैनल्स और अखबारात के, उनके साथ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन नहीं करेंगे, उनको सारी एविडेंस जो है उनको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो तफ्तीश का हिस्सा हुआ करती हैं। मसलन ये जो रैंक्स हैं और जिन लोगों से बात हो रही है, इसके पीछे कौन है, आवाज के पीछे, ये तफ्तीश की बात है। हाँ, जो बात है वो आपके सामने है, जो वॉइस नोट है वो आपके सामने है, जो मैप किसी ने भेजा है कि इस लोकेशन पे चले जाओ, तो वो एक प्रूफ मौजूद है आपके पास। जो लोग उन तारीखों में इन वाकयात में शहीद हुए, जिन लोगों को जान से जाना पड़ा, वो जाहिर है वो सबूत है आपके। ये सारी चीजें आपको इंटरनेशनल मीडिया के आगे रखनी है। आप इसको डोजियर बना के पाकिस्तान में मौजूद जो मुख्तलिफ गैर मुल्की सफारत खाने हैं उनको भिजवाइए, इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाइए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक आप इस पे ज्यादा शोर नहीं मचाएंगे, वावेला नहीं करेंगे, भारत जो है वो अपने साइज और अपने मीडिया की ताकत की जोर पे आपको दबा लेता है। जैसे आपको पता है सोशल मीडिया पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके CEO, उनके चलाने वाले, उनके पीछे मैनेजर जो हैं वो आमतौर पर इंडियन हैं, और आपकी आवाज जो है वो उस तरह से सोशल मीडिया पे नहीं आ पाती। तो अब आपको इस चीज को इतना ज्यादा ब्लो अप करना है कि ये हर बहरे आदमी को भी सुनाई दे कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। बिल्कुल, आप वजह फरमा रहे हैं, आप वजह फरमा रहे हैं। हमने ये देखा है शहजाद साहब, और नाज़रीन भी जानते हैं कि भारत जो है वो एक्सपर्ट है राई का पहाड़ बनाने में। तो नशाद साहब, हमारे पास तो पहाड़ मौजूद है जो आज हमने सबूत दुनिया के सामने रखे हैं, ये पहाड़ हैं। तो इस पहाड़ को हम क्यों छुपाए रखे हैं और हम क्यों नहीं इसको बहुत पहले
दुनिया के सामने ले आए, और अब आपको लगता है कि अब, जैसे मैंने शहजाद साहब से पूछा कि हमारी जो सिफारती पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है आज की इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद? सर नौशाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी यकीनन हमारी सिफारती जो पोजीशन है वो पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। दो इम्पोर्टेंट पहलू हैं इसके। पहली बात तो ये कि ये आप यूं समझिए कि जब कहा गया कि ये 1% भी नहीं है, यानी इससे कहीं ज्यादा सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, ये एक पहलू है। ये सिर्फ एक, आप समझते हैं ना कि एक ग्लिम्स दिया गया है कि इस तरह पाकिस्तान जो है वो इन चीजों को ट्रैक करता है, ट्रैक हुए हैं और उनकी चीजें इनके पास मौजूद हैं। ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं शो करने के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने के लिए एक मामला। दूसरी बात ये कि ये डोजियर्स और ये चीजें जो हैं पहले भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिए जा रहे हैं, को आज के नहीं दिए जा रहे। मुझे याद पड़ता है शायद जो पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता हुकूमत थी, उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत आई, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। इन तमाम अदवार में ये सबूत जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखे जाते रहे, लेकिन किसी ना किसी सूरत जो है वो उनकी वो जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता है उस तरह का उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मुझे ये लगता है कि अब ये जो हमारे यहाँ से पॉलिसी चेंज आया है, हमने अब ये सबूत जो है वो मीडिया के सामने रख दिए। हमने अभी भी बहुत जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, हमने वो तमाम चीजें जो हैं वो मीडिया के सामने नहीं रखी। हमने सिर्फ बात करके मीडिया के जरिए ये बताने की कोशिश की है उस इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो किसी वजह से जो है वो सोई हुई है और वो भारत की बात पे कान धरती है, भारत की लॉबिंग की वजह से या भारत के साथ इंटरेस्ट होने की वजह से या भारत के अंदर जो उनके मफादात हैं उनके पेश नजर जो है वो आंखें चुरा लेते हैं। हमने उसको एक्सपोज करने की भी साथ ही कोशिश की है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये जो सबूत है ये बहुत अरसे से डोजियर्स की शक्ल में ये पहुंचाए जाते रहे हैं, कोई एक दफा नहीं। यहाँ पर आपको जो वज़ीर आज़म है वो ये कहते हुए नजर आएंगे कि इस तरह मुख्तलिफ वाक़यात के बाद। ठीक हो गया नौशाद साहब, हम रियली सॉरी, मुझे ब्रेक पे जाना है। सर आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि हम ये सबूत तो दुनिया के सामने रखते रहे हैं, लेकिन चूंकि दुनिया के मफादात जुड़े हैं, एक बड़ी तिजारती मंडी होने की वजह से भारत के साथ, तो कहीं ना कहीं हमारी इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता रहा है। लेकिन अब की दफ़ा हम देख रहे हैं नाज़रीन, ये जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है इसके बाद भारत को मुंह की खाना पड़ी है। मुंह की इसलिए खाना पड़ी है क्योंकि भारत के पास ये जो वाक़या हुआ है पहलगाम में, इसके हवाले से कोई सबूत मौजूद नहीं। और आज हमने इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हमारे पास जो सबूत मौजूद थे, जो ऑडियोज थे, जो लोग, ये जो जिस तरह से अब्दुल मजीद को हमने गिरफ्तार किया है, ये सारी चीज़ें हमने दुनिया के सामने रख दी हैं। और यही वजह है कि भारत के अंदर से भी अब जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं। बीजेपी के ये जो सीनियर रहनुमा हैं सुब्रमण्यम, इन्होंने खुद कहा है, बीजेपी के रहनुमा हैं उनकी अपनी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए है, और जो उनके वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए है इस वाक़े पर। इस पर हम बात करेंगे और कुछ हमारे वज़ीर दिफा जो हैं उनके बयान को लेकर भी हम बात कर रहे होंगे। प्रोग्राम में ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, जो उल्टा नरेंद्र मोदी के गले पड़ गया है। ये वो हड्डी बन चुकी है नाज़रीन जिसे नरेंद्र मोदी से ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। भारतीय बयानिए के खुद भारत और आलमी सतह पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस हवाले से जहां भारत में सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं भारत से बाहर सिवाय इजराइल के किसी मुल्क को हजम नहीं हो रहा है। अपनी दुर्गत बनते देखने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार ने भारतीय मीडिया पर पाकिस्तानी सहाफ़ियों के ऑन एयर होने पर पाबंदी लगा दी है। यही नहीं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंस्टाग्राम अकाउंट भी भारत में बंद करवा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने अब अपने हर मुखालिफ जो आवाज़ थी उसको बंद करने का फैसला कर लिया है। भोजपुरी गुलकारा नेहा सिंह की बात करें तो उनके खिलाफ मुकदमा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी दिखाई देता है, जिन्होंने ट्विटर पर यह कहा था कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अब बिहार में पहलगाम हमले के मुतासिरीन के नाम पर वोट मांगेंगे, जो कि बहुत बड़ी सच्चाई है। पुलवामा हमले के बाद भी यही किया गया था। गुलकारा ने यह कहा, मोदी सरकार की कैफियत इस वक्त नाज़रीन उस खिसियानी बिल्ली की सी हो रही है जो खंबा नोचने के दर पर है। इस नोच घसोट में वो झल्ला कर पाकिस्तान का रुख भी कर सकती है, जहां उसकी तवाज़ो का भरपूर इंतजाम मौजूद है। आज भी भारत ने अपने एक जासूस ड्रोन से घुस बैठने की कोशिश की और मेज़बानों ने उसे नीचे मार गिराया। इसी तनाजुर में पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ये कहना था कि आने वाले 2-3 दिन नहायत अहम है, पूरी कौम के लिए वेकअप कॉल है। सवाल ये है कि क्या दिल्ली की खिसियानी बिल्ली पाकिस्तान का रुख करेगी? अगर भारत सरप्राइज़ देने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान का जवाबी रद्द-ए-अमल क्या और कितना महदूद होगा? क्या 2 एटमी मुल्कों की ये लड़ाई बाकायदा जंग भी बन सकती है नाज़रीन? और फिर अहम सवाल ये भी है कि क्या भारत ने सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद रोक कर अपना हदफ हासिल कर लिया है और वो इसी पर इक्तफा करेगा या मज़ीद आगे कुछ कर रहा होगा? इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर पैनलिस्ट मौजूद हैं। काशिफ रफ़ीक साहब,
سر میں آپ کی طرف آؤں گی. سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ پاک بھارت جنگ کو لے کر، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ ہم ٹی وی چینلز دیکھ لیں، اخبارات دیکھ لیں، یا ایون ہمارے گھروں میں بھی آج کل جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اس حوالے سے ہو رہی ہے. لیکن خواجہ آصف صاحب، کاشف صاحب ایسے میں یہ بیان دیتے ہیں کہ جی یہ جو 2-3 دن ہیں یہ بڑے اہم ہیں. آپ کو لگتا ہے سر بھارت اس ساری سچویشن کے اندر کسی سرجیکل اسٹرائک کی کوشش کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو مجھے نہیں پتا کہ بھارت سرجیکل اسٹرائک کی کوشش کرے گا نہیں کرے گا. وزیر دفاع اگر یہ بیان دے رہے ہیں تو لا محالہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی انفارمیشن ہوگی، کوئی نہ کوئی بریفنگ ہوگی، ان سائڈ چیزیں ہوں گی. اور بھارت کے پاس کوئی فیس سیونگ کا دوسرا راستہ بھی نہیں ہے کہ جس طریقے سے پہلگام کا ایک ڈرامہ رچایا گیا اس کی ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ چونکہ ان کا ایک رنگے ہاتھوں جو گروہ ہے، جو گینگ تھا پاکستان میں جو یہ سارا کام کر رہا تھا دہشت گردی کا، وہ پکڑا گیا ہے. اب تو یا تو یہ ہے کہ اس ساری چیزوں کو اوورکم کرنے کی کوشش کرے، یا بہار کا جو الیکشن ہے اس کے اوپر مودی سرکار جو ہے وہ انفلوئنس کرنا چاہتی ہے. لیکن اس سارے معاملے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5-7 دن کے اندر ان کی اپنی جو اسٹریٹجی ہے ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی. جنرل ان کے جو سے ہیں وہ کچھ اور بیان دے رہے ہیں، عوام کچھ اور دے رہی ہے. دوسری بات یہ کہ جو انڈین میڈیا ہے جس کو یہ کہا گیا کہ کسی پاکستانی جرنلسٹ کو ساتھ نہیں لینا، آپ نے پاکستان کے جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ان کو وہاں پہ بین کر دیا ہے، آپ نے سوشل میڈیا بین کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مقصد ان کا تھا اس سارے ڈرامے سے حاصل کرنا، وہ شاید مقصد مودی سرکار کا حاصل نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ پابندیاں لگائی ہیں میڈیا کے اوپر، جو کہ پاکستان کا میڈیا وہاں پہ کوئی دیکھ نہ سکے، کوئی حقائق سامنے آ نہ سکے. اب آپ دیکھیے کہ آج جو DGISPR کی پریس کانفرنس ہے، اگر وہ انڈین لوگوں کو نہیں دیکھ پائیں گے یا ان کو نہیں معلوم پڑے گا کہ کیا گینگ جو ہے، کیا ایک کاروائی کی گئی ہے، تو اس طریقے سے مودی سرکار کا جو اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر، میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر بھارت نے کوئی ایڈونچرزم کیا، کوئی بھی کسی طرح کا، جواب تو ملے گا. پھر وہ ایڈونچرزم بھارت کی تقسیم پہ جا کے ختم ہوگا، اس سے نیچے ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. میں شہزاد فاروقی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سر دونوں ملک جو ہیں ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، کیا یہ کشیدگی جو ہے یہ باقاعدہ اگر کوئی ایسی سرجیکل سٹرائک ہوتی ہے، ظاہر ہے پاکستان رد عمل دے گا، سر یہ رد عمل محدود رہ سکے گا پاکستان کی طرف سے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سرجیکل سٹرائک ہے کوئی ایسی بھی اٹیمپٹ ہوگی یہ خدا نہ خواستہ کسی باقاعدہ کھلی جنگ میں، بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ سر نہیں آسما، میرے نزدیک اس کا کھلی جنگ میں یا بڑی جنگ میں تبدیل ہونا ذرا مشکل مجھے لگ رہا ہے. اس کی وجہ وہی ہے جو آپ نے ابھی فرمایا کہ دونوں ملک چونکہ جوہری طاقت ہے تو ایسے میں یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا کہ اس کو دیکھیں، پاکستان رقبے کے اعتبار سے چھوٹا ہے، اس کے ریسورسز کم ہے، اس کے پاس فوج بھی تھوڑی ہے، لیکن جب اس کے سروائیول کا مسئلہ ہوگا تو اگر ایک سٹیج کے بعد 5-7 دن کے بعد، 8 دن کے بعد، 10 دن کے بعد ایک سٹیج آئے گی جب پاکستان کے پاس اور کوئی چارہ رہے گا نہیں، تو پاکستان کو اس سچویشن سے دور رکھنے کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ بھارت بھی کین ہوگا اور باقی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس حوالے سے کین ہوگی. اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ بر صغیر میں کوئی اس طرح کا نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بنا تو وہ تو صرف یہاں تک محدود نہیں رہے گا، وہ پوری دنیا تک اس کا اثر ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کو ہمیشہ انفارچونیٹلی جب بھی ان کے اندر کوئی الیکشن کا ماحول ہوتا ہے، خواہ وہ ریاستی بنیادوں پر ہو یا بڑے پیمانے پر ہو، تو وہاں پہ پاکستان کو بطور پنچنگ بیگ استعمال کیا جاتا ہے. وہاں سے پولیٹیکل فائدہ کشید کرنے کی کوشش کرتی ہے حکمران پارٹی اور اس کے لیے ایک جنگی ماحول بنانے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ سرجیکل سٹرائک کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ان کو پہلے بھی اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، آپ نے دیکھ لیا. پہلے انہوں نے 1 کبا اور 2 درخت مار گرائے تھے، اب کہیں اور کسی جنگلی حیات کا کوئی نقصان کریں گے. تو میرے نزدیک ایسی کسی کوشش سے ان کو باز رہنا چاہیے، وگرنہ پاکستانی شاہینوں کے ہاتھ انہوں نے دیکھے ہوئے ہیں. پہلے ایک ابھی نندن تھا، اگر آپ اس سے زیادہ آگے کی چائے پینے کی خواہش رکھتے ہیں تو بسم اللہ، لیکن ہماری چائے ذرا مہنگی پڑتی ہے، اس کا حساب لگا لیجئے گا کہ رافیل طیارہ جو ہے وہ کتنے کا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ چائے پینے کی خواہش رکھتے ہیں تو ست بسم اللہ جی ہاں. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں پہ باہیں کھول کر ان کے استقبال کے لیے تیار ہیں ہمارے شاہین. تو ہمیں تو اس سے نہ تو ڈر لگتا ہے. اور دیکھیے وہاں پہ ایک عجیب قسم کا ماحول ہے جس میں جنگ خریدنے کی کوشش ہے، وہ وار مانگرنگ ہو رہی ہے وہاں پہ. ہمارے ہاں چیزیں اس طرح سے نہ تو ٹینشن میں ہیں نہ لوگ پینک میں ہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار ہیں. لیکن بھارت کو چاہیے کہ کچھ عقل سے کام لے
और सूरत हाल को ठीक करने में पाकिस्तान की मदद ये बड़ा आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया कि भारत जो है वहाँ पर हमें पैनिक दिखाई देता है। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी पैनिक की सी सिचुएशन नहीं है, सब कुछ मामूल के मुताबिक है। नहीं हमारे टीवी एंकर्स जो हैं वो मुंह में तेज़ाब लेकर या पेट्रोल लेकर बैठे हुए हमें दिखाई देते हैं, ना हम किसी के कुछ बोलने पे पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन उल्टा पाबंदियां जो हैं वो भारत लगा रहा है। नौशाद साहब, जिस तरह की पाबंदियां भारत ने लगाई हैं, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार है नहीं है जमहूरियत, वी ऑल नो कि वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन अपने ही शहरियों के खिलाफ सर मुकदमात दर्ज करना, पाकिस्तान के हवाले से बात करने पर, पाकिस्तान को भी चले छोड़ दें कि उनके शहरियों ने बात की नहीं की, उसको भी छोड़ दें, जो उन्होंने मोदी के हवाले से जो बात की है, जिस तरह से उनके गुलकारा के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसने सच्चाई बयान की कि जी जाहिर है कि वहाँ पर बिहार में अब इनको इलेक्शन जीतने हैं, तो पहलगाम का बहाना तो उन्होंने बनाना था, जैसे उन्होंने पहले बनाया, जैसे इनकी हिस्ट्री रही है। मोदी तो वैसे भी कसाब के नाम से, द बुचर के नाम से वो मशहूर हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये भारत की झुंझलाहट को जाहिर कर रही हैं, उसकी वीकनेस को शो करती हैं कहीं ना कहीं? नौशाद साहब देखिए, दो फिक्रे मैं कहना चाहता हूँ। एक आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये भारत जो है वो इतने टुकड़ों में तकसीम होगा कि इनको खुद समझ नहीं आएगी कि क्या हुआ। ये एक फिक्रा। ये दूसरा फिक्रा मेरे से ले लीजिए कि भारत जो है वो जंग हार चुका है। अभी जंग शुरू नहीं हुई, भारत जंग हार चुका है, क्योंकि जंगें जो है ना वो कौमें लड़ा करती हैं। और जो पाकिस्तानी कौम ने जिस तरीके से इनकी मीम्स बनाई हैं, आप सिर्फ उन मीम्स को देख लीजिए तो इस वक्त वहां झुंझलाहट क्या, वहां पे तो अपने बाल नोचने का समा होना चाहिए था जो कुछ पाकिस्तानी कौम ने इनके साथ कर दिया है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कहा, ये गले की हड्डी, ये गले की हड्डी नहीं है आसमा, ये उनके गले का फंदा बन गया है। ये मोदी साहब के गले का फंदा साबित होगा पहलगाम का। क्या क्यों? उसकी रीजन ये है कि आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे उनके अंदर से मोदी के इस्तीफे की बात की गई हो। ये पहले बड़ी मुश्किल से इंतखाब जीत के बड़ी मुश्किल से हुकूमत बनाई है। अब जो हालात हैं उसके अंदर अगर उनकी अपनी जमात के एक रहनुमा जो है वो उनसे और उनके अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे हैं, तो ये सोच लीजिए कि ये आवाजें जो हैं ये मुखालिफ पार्टी की नहीं है, ये उनकी अपनी जमात की हैं। तो मोदी का बुरा वक्त शुरू हो चुका हुआ है। अब वो उसको कितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उसके लिए कोई ये जो स्टेज करे जंग को, तो फिर उसका नुकसान क्या होगा ये मोदी साहब को कैलकुलेट करना चाहिए। क्योंकि अब तक की जितनी कैलकुलेशन है मोदी साहब की, चाहे वो मीडिया के फ्रंट पे हो, चाहे वो इंसिडेंट करने के फ्रंट पे हो, चाहे वो जो है वो डील करने के फ्रंट पे हो, सफारती सतह पे, हर सतह पे मोदी को बुरे तरीके से नाकामी का सामना करना पड़ा है। मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान से जिस जंग की ख्वाहिश मोदी साहब रखते हैं, वो जंग इंडिया हार चुका है, पहले ही हार चुका है। और ये जो झुंझलाहट आप मुझे बता रहे हैं, जो उनको नजर आ रही है, ये जो हमें नजर आनी शुरू हुई है झुंझलाहट, ये उस हार का नतीजा है। जब आप अपनी जो लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करना शुरू कर दें, जब आप सेन वॉइसेस बंद करना शुरू कर दें, जब आप जो है वो हमारी वॉइसेस को वहां तक पहुंचना दें, इसका मतलब ये है जब आप हमारे वजीर दिफा का ट्विटर अकाउंट बंद कर दें, तो ये झुंझलाहट तो जाहिर करता है। झुंझलाहट की वजह क्या है? उनको ये सर आपने फरमा दिया कि झुंझलाहट की वजह क्या है, लेकिन इस झुंझलाहट में जो एक और चीज इजाफा कर रही है नजीम सिद्दीकी साहब, वो है चाइना का हमारे साथ खड़े होना और भरपूर अंदाज में खड़े होना। ये भी बहुत ज्यादा झुंझलाहट में इजाफा कर रहा है भारत के सर। जी बिल्कुल आसमा, आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान के साथ तो अपना जो दुश्मनी है वो भारत निकाल लेता है, लेकिन चाइना से जो उसको मार पड़ती है वो उसके बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं करता। और बिल्कुल नौशाद साहब ने ये बिल्कुल सही कहा कि बाकायदा सर उनको डंडों से मार पड़ती है, वो तो असला भी अपना जाया नहीं करते, गोलियां भी जाया नहीं करते, डंडों से मारते हैं इनको, डंडे भी मारते हैं, फ्लाइंग किकें भी मारते हैं। नौशाद साहब ने सही कहा। और ये मोदी का मेरे ख्याल से जो सियासी कैरियर है वो भी अपने इख्तिताम पे पहुंच चुका है। वो बहुत हाथ पैर मार रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान दुश्मनी का जो है वो वोट लिया जा सके, लेकिन मेरे ख्याल से भारतीय आवाम भी बाशऊर हो चुकी है और वो इन सब ड्रामों को समझना शुरू कर दी है। और जंग तो भारत पाकिस्तान के साथ कर नहीं सकता। आपने देखा कि सिर्फ गीदड़ भभकी है, पहले दिन से वो कितने बड़े बड़े बयान दे रहे थे कि जिस तरह वो पाकिस्तान पे फौरी तौर पर हमला कर देंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके जो बयान है वो कम होते चले जा रहे हैं। और जो आज हमारे ISPR ने उनको भरपूर जवाब दिया सबूतों के साथ, तो ये दुनिया के सामने आना चाहिए। और मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी एक्स को खोल देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और जब मिलकर हम उनका मुकाबला करेंगे और सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया को बताएंगे उनके अज़ाइम के बारे में, तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और ये जो हमने
हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमने ये कोई शबरात के लिए बचा के नहीं रखे हुए, अगर जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल इस्तेमाल किए जाएंगे और भारत को भरपूर जो है वो जवाब दिया जाएगा। और हमारी पूरी जो बहरी फौज है, बर्री फौज है और हमारी एयर फोर्स है वो पूरी सलाहियत रखती है और किसी भी अगर एडवेंचर की कोशिश की मोदी साहब ने तो इसको हम बड़ा फरमा रहे हैं। और हम जो अवाम हैं नसीम साहब, जो हम अवाम हैं, मैं हूँ, आप हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे घर की ख़वातीन हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे नौजवान हैं, हम सब भी तो एक फ़ौज है ना। हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े और हम उस फ़ौज का हिस्सा समझते हैं ख़ुद को। और ज़ाहिर है कि हम हर तक जाएंगे अपने मुल्क के दिफा के लिए, जिस तरह से हमारी फ़ौज ने या हमारे वज़ीर दिफा ने जिस तरह से फरमाया है। लेकिन सर सिर्फ यही नहीं हो रहा है, हम इसी पे इक्तफा नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात ये भी है कि हम सिफारती सतह पर भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुतहरिक हम हो गए हैं। इसी मुतहरिक होने पर नाज़रीन हम बात करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं। हमारे वज़ीर ख़ारिजा जिस तरह से एफ़र्ट्स कर रहे हैं और जिस तरह से दीगर ममालिक जो हैं उनके लोगों से बात कर रहे हैं, उनके एतमाद में ले रहे हैं, सबूत रख रहे हैं, डोज़ियर्स भी हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के सामने रखे हैं। इस पर एक बात करेंगे, पाकिस्तान सिफारती महाज पर किस जगह पे अभी खड़ा है अगर ये जंग या मामला जो है, तनाज़ा जो है मज़ीद बिगड़ता है। ब्रेक के बाद बात करते हैं इस पर। वेलकम बैक जी। अगर भारत कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक करता है, पाकिस्तान पर हमले की कोशिश करता है, जिस तरह से वज़ीर दिफा ने कहा कि कुछ भी मामला ऐसा हो सकता है, पूरी कौम तैयार है, हमारी फ़ौज तैयार है, लेकिन हम तैयार कर रहे हैं उन लोगों को भी जिन्होंने हर अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। चाइना की मिसाल सामने है, लेकिन बहुत सारे और ममालिक को भी सिचुएशन समझाने की कोशिश की जा रही है। सिफारती महाज पर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? शहजाद फारूकी साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी इस पे सर। ये आसमा, मेरे नज़दीक अभी हम थोड़ा पीछे हैं, कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जिस तरह बाज़ मज़ामीन में बच्चे कमज़ोर हुआ करते हैं तो टीचर लिखते हैं कि मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है, तो मैं बड़ा इस मौके पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि हमें जिस तरह से चीज़ों को साथ लेकर चलने की अक़वाम आलम को देखिए, कुछ मुल्क ऐसे हैं जो हर सूरत में हमारे साथ हैं, चाइना हो, ईरान हो, तुर्की हो, आप इनको गिन सकते हैं, लेकिन चीज़ें चेंज हो रही हैं। अभी आपने नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब का दौरा देखा, उससे पहले वो यूएई में गए थे, तो दुनिया जो है वो तब्दील हो रही है। हमें उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है और अपने आप को खारजा पॉलिसी के मुहाज पर मनवाने के लिए इकदाम उठाने हैं। ठीक है काशिफ रफीक साहब, आप समझते हैं कि मुनासिब इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि शहजाद साहब को लगता है कि मजीद इकदाम करने की ज़रूरत है सफारती महाज पर? सर देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह की टेंशन है और जितना टाइम स्लॉट था उसमें वजारत ख़ारजा ने, हुकूमत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बेहतरीन परफॉर्म किया है। आपके अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो सालसी के लिए तैयार हो गए, आपका ईरान सालसी के लिए तैयार हो गया। तो इतना टाइम स्लॉट में अगर इतने ममालिक तैयार हो गए हैं, चीज़ें आ गई। और दूसरी बात ये कि अब हमारे पास जो एविडेंस है वो अनफोल्ड हो गए हैं मीडिया में, और यकीनी तौर पर ये सारे डोजियर जो है हमारे जो दोस्त ममालिक होंगे उनके पास भी गए होंगे कि ये एक्चुअल हकीकत है कि भारत खुद यहाँ पर इंसर्जेंसी करवा रहा है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहा है। मैं समझता हूँ कि वजारत ख़ारजा की जो कारकर्दगी है वो बहुत बेहतरीन है, हमारे मीडिया की कारकर्दगी बहुत बेहतरीन है। मीडिया की कारकर्दगी इसलिए बेहतरीन है कि इंडिया ने हमारे मीडिया को ब्लैकआउट कर दिया। सो मैं समझता हूँ कि असल सबसे बड़ी चीज़ है कि तमाम कौम जो है वो इकट्ठी है, मुत्तहद है, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि चीज़ें नेगोशिएशन की तरफ जाएंगी। भारत को एडवेंचरिज्म नहीं करेगा। ठीक है, काशिफ रफीक साहब ने, नौशाद साहब अभी सालसी की पेशकश की बात की, अगर कोई ऐसी ऑफर दोबारा से हमारे सामने आती है या मौजूद है तो आपको लगता है कि हमें इसको कबूल करना चाहिए है? देखिए, जो सफारती सतह के ऊपर कोई भी बात हो उसको यकीनन कंसिडरेशन उसके ऊपर होती हैं, होनी चाहिए, क्योंकि हम तो कह ये रहे हैं कि जी हमें ये जो वॉर है ये कोई हम करना नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई मुसल्लत करेगा तो फिर हम उसको भरपूर तरीके से जवाब देंगे। और इस बार जवाब जो है वो उतना प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, हम ज्यादा भरपूर तरीके से जवाब देंगे। ये बड़ा अहम पहलू है। एक पॉलिसी ये है। दूसरी पॉलिसी ये है कि हमने तमाम जो अक़वाम आलम है उनके सामने बहुत सी चीजें रखी हैं। हाँ, ये फारूकी साहब की बात दुरुस्त है कि हमें मजीद काम करने की जरूरत है। मतलब मिसाल के तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वजीर खारजा रहे हैं, आपके जो दीगर जो नवाज शरीफ साहब हैं, दूसरे लीडर्स हैं, उन सबको इस वक्त बाहर निकल जाना चाहिए। जहां जहां उनके टाइज और जहां जहां उनकी अच्छी वहां पे मेल मिलाप है, बातचीत है, उन लोगों को तक वो चीजें कन्वे करनी चाहिए। इस काम में हमें थकना नहीं है। हमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन हमें मजीद करते रहना। ठीक हो गया सर, टाइम सर मेरे पास कम है। आई एम रियली सॉरी। नसीम सिद्दीकी साहब की तरफ नौशाद साहब, मैं आपकी इजाज़त से जाऊंगी। नसीम साहब, आप फरमा दीजिएगा, जब हम सालिसी की बात करते हैं और जब हम अपनी एफर्ट्स की बात करते हैं सर सिफारती महाज पर,
ٹھیک ہے ایران اس کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ سعودی عربیہ اس وقت بہتر پوزیشن میں ہے ایک ثالثی کی حیثیت سے اگر ہم بات کر رہے ہوں، اور ہمیں سعودیہ کی طرف زیادہ ایفرٹس جو ہیں وہ ڈالنی چاہیے سر اس معاملے پر؟ دیکھیں اسما آپ کی بات ٹھیک ہے، سعودی کی طرف تو ڈالنی چاہیے، لیکن میرے خیال سے پوری دنیا میں ہمیں اپنا کیس لے کے آگے چلنا چاہیے۔ اس وقت ہمارا جو وزارت خارجہ ہے اور اسپیشلی میڈیا واقعی بہت ہی ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں برطانیہ میں بھی بہت بڑی ٹینشن تھی، بڑے انڈین اور پاکستانی جو قوم ہے وہ آمنے سامنے تھی، لیکن یہاں پہ جو ڈاکٹر فیصل یہاں پہ ہائی کمشنر ہے وہ بہت ہی اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے یورپین یونین یا جو برطانوی پارلیمنٹ والے ہیں ان کو بھی بریفنگ دی ہے اور بتایا ہے کہ پاکستان کسی بھی جارحیت پہ یقین نہیں رکھتا، ٹیررزم پہ یقین نہیں رکھتا، ہم تو خود ٹیررزم کا جو ہے وہ شکار ہوتے رہے اور ہم نے بڑی قربانیاں دی اس معاملے میں۔ اور جو بات یہ میرے خیال اس وقت وقت ہے کہ یہ جو ہمارے سینیٹرز اور جو ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران ویسے تو ہر معاملے پہ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، ان کو اس وقت اپنے پارلیمانی وفد لے کے یورپین یونین، برطانوی پارلیمنٹ، امریکن کانگریس، دنیا میں جا کے آواز اٹھانی ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہو گیا، بتانا۔ بہت شکریہ سوری نسیم صاحب، وقت ہمارے پاس کم تھا، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کاشف رفیق صاحب، محمد نوشاد علی صاحب، شہزاد انور فاروقی صاحب اور نسیم صدیقی صاحب، آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ کے وقت کا شکریہ۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، کل پھر ملتے ہیں آپ سے۔